राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट द्वितीय के अध्याय भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे का मूल्यांकन हम इसमें करेंगे कि ये अधिनियम कितना सफल, कितना असफल, कितना प्रगतिशील या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से इसने गति दी। तो सबसे पहले 1919 का जो शासन अधिनियम था अनेक मायनों में अनेक विलक्षणताएं लिए हुए था। एक राजतंत्रात्मक देश का जो स्वरूप था वह लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा रहा था और उन बढ़ते हुए कदमों में ये एक अहम कड़ी थी जिसमें ये शासन अधिनियम ब्रिटिश शासन ने भारत में एक प्रयोग के रूप में ब्रिटिश संसद ने पारित किया, लेकिन ये कई मायनों में अपना जो मूल उद्देश्य था या उग्रवादियों की जो मांग थी जिसको शांत करने के लिए लाया गया, बेसिकली ये उदारवादियों को तो प्रसन्न कर सका लेकिन उग्रवादियों की अपेक्षाएं से पूरी नहीं हुई। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसका मूल्यांकन किया जाता है। भारत शासन अधिनियम के कुछ सकारात्मक पक्ष थे, जैसे विधान परिषदों का विस्तार, मताधिकार का विस्तार, भारतीय नेताओं को शासन और प्रशासन का अनुभव, भागीदारी और उनमें इन भागीदारियों से एक आत्मविश्वास आया जो स्वतंत्रता आंदोलन में उसने जागृति और साहस का संचार किया। चूँकि उस समय भारत की जनता सुसुप्त अवस्था में थी, राजनीतिक दृष्टि से वह जागृत हो उठी और स्वहित को वह अच्छी तरह से पहचानने लगी। साथ ही स्वशासन के लिए उनकी मांग मुखरता से उठने लगी। मताधिकार का विस्तार इस अधिनियम की एक उपलब्धि थी कि निर्वाचन प्रक्रिया की लोगों को जानकारी हुई। यद्यपि वो सीमित था लेकिन एक अच्छा कार्य तो आरंभ हुआ ही। दैत्य शासन, प्रांतीय शासन, स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन का शुभारंभ अधिनियम की एक विशेषता थी, लेकिन ये अधिनियम कुछ नकारात्मक पक्षों को लिए हुए थी, जो कि इस अधिनियम में राजनीतिक प्रशिक्षण देने में यह असफल रहा, ऐसा कुपलैंड का कहना है। उन आलोचनाओं पर हम बिंदुवार चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले केंद्र में अनुत्तरदायी शासन 1919 के शासन अधिनियम से हमें दिखाई देता है। केंद्र में भारतीय नेताओं को का जो भारतीयकरण करने की बात थी शासन को, उसमें बिल्कुल विफलता रही। साथ ही गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी निरंकुश थी, उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार का इसमें लगाम लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार, गृह सरकार और भारत मंत्री की स्थिति में वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो पहले की भांति ही निरंकुश थे। इसी प्रकार से द्विसदनीय व्यवस्था यद्यपि केंद्र में की गई, लेकिन राज्य परिषद की जो शक्तियाँ थी वो वास्तविक नहीं थी। वह गवर्नर जनरल को उस पर व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थी। कुल मिलाकर विधानमंडल में मनोनीत सदस्यों का वर्चस्व रहा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यापक अधिकार नहीं थे। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व इस अधिनियम में निश्चय नहीं था। गवर्नर जनरल किसी के लिए उत्तरदायी नहीं था। राज्यों में भी गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था, अंततः ब्रिटिश सम्राट के प्रति, न कि चुनी हुई सरकारों के प्रति। इस प्रकार से यह अधिनियम उत्तरदायित्व की मांग पूरी
नहीं करता, जो लोकतंत्र की रीढ़ है। अगली आलोचना इसकी की जाती है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 उत्तरदायी शासन या मताधिकार इसमें अत्यंत सीमित था। मिल का भारत मताधिकार का प्रयोग इसमें किया गया, जिसमें समाज का उच्च वर्ग ही मतदान करने योग्य या चुनाव में भाग लेने या प्रतिनिधि चुनने या प्रतिनिधि चुनकर सरकार विधानमंडलों में प्रवेश करने योग्य माना जाता था। आम जनता को इससे अलग रखा गया। इस प्रकार सीमित मताधिकार जो लोकतंत्र की रीढ़ होती है, वह उसको इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। चूँकि सीमित मताधिकार समाज के उच्च वर्ग को दिया गया, जिसमें उद्योगपति, पूंजीपति प्रमुख थे, जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे और वही कार्यकारिणी आदि में मनोनीत किए जाते थे। इसलिए जनता की वास्तविक समस्याओं को पहुंचाने के लिए जो प्रतिनिधि मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में से आने चाहिए, उनके लिए इसमें कोई स्थान नहीं था। भारतीय नेताओं की मांग थी जो 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व स्टार्ट किया गया, उसको ख़त्म करने की, लेकिन इसमें उसको विस्तार दिया गया। और यद्यपि मुसलमानों के अलावा एंग्लो इंडियन और अन्य समुदायों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, जो भारत के जो विविधतापूर्ण समाज में एकता की भावना है उसको खंडित करने का एक प्रयास था। अंग्रेज़ों का फूट डालो और राज्य करो की नीति के तहत ये उनका प्रयास भारत को लिए विभाजनकारी सिद्ध हुआ, जिसका परिणाम 1947 में भारत पाक के रूप में, विभाजन के रूप में हमको देखना पड़ा। प्रांतीय गवर्नरों को भी वास्तव में बहुत शक्तियाँ थी। वो प्रांतीय विधानसभा के पारित प्रस्तावों को ओवरलैप कर सकता था, या कहें हम उनके प्रस्तावों को स्वीकृति देने की स्थिति में था। साथ ही वह प्रांतीय सरकारों की सलाह मानने न मानने के लिए स्वतंत्र था। उसकी निरंकुशता पर निर्वाचित सरकारों में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। प्रांतीय विधानमंडल भी दोषपूर्ण निर्वाचन पद्धति के कारण न तो लोकतांत्रिक थे न ही निर्वाचित। दैत्य शासन भी सफल नहीं हुआ, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है डायरकी के लिए। वह चूँकि उत्तराधिकार में और निर्वाचन की प्रणाली में दोषपूर्ण व्यवस्था इसमें सम्मिलित की गई, इसलिए वह पूर्ण रूप से विफल रहा और इसे साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ख़त्म करने की सलाह दी। इसी प्रकार से जो प्रांतीय स्वायत्ता थी, उसमें विषयों का जो वर्गीकरण था, रक्षित और हस्तांतरित, वो भी दोषपूर्ण था। निर्वाचित मंत्रियों को योजना बनाने का अधिकार तो था, लेकिन उनको क्रियान्वित करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। अर्थात बजट की महत्वपूर्ण जो शक्ति है वह गवर्नर के पास ही सीमित थी। इसी प्रकार से इस अधिनियम में जो मंत्रियों को अधिकार दिए गए वो उत्तरदायित्व विहीन थे, या उनको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। गवर्नर से विचार विमर्श की व्यवस्था नहीं थी। नौकरशाही मंत्रियों की अपेक्षा कर सकते थे। नौकरशाही हावी थी, क्योंकि मंत्रियों व नौकरशाहियों में समन्वय की भावना का इसमें अभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1919 का अधिनियम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में सफल नहीं हो पाया।
इसमें एक विवेचन और रह जाता है, वह शक्तियों का जो विभाजन है वो न तो संघात्मक शासन के सिद्धांतों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, न ही व्यवहारिक रूप से। शक्तियों का जो विभाजन है ब्रिटिश शासन ने अपनी राज्य हित की दृष्टि से किया, न कि संघात्मक शासन के सिद्धांतों के आधार पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1919 का शासन जो अधिनियम है वो अनेक दोषपूर्ण व्यवस्थाओं से परिपूर्ण था, लेकिन इस अधिनियम की प्रशंसा इस रूप में की जानी चाहिए कि जो भारतीय समाज राजतंत्र में जीने का आदी था, वह लोकतंत्र की ब्यार पहली बार उसने स्वतंत्र रूप से महसूस करना स्टार्ट की। भारतीयों को स्वशासन का प्रशिक्षण प्राप्त होने का यह अवसर था। भारत में संसदीय शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों के हाथों से होना एक प्रकार से उनके साम्राज्य हितों के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने भारतीयों की मांगों को पूरा करने के क्रम में यह सबसे अच्छा अधिनियम पारित किया। चूँकि अधिनियम उदारवादियों की मांगों को तो पूरा कर सका, लेकिन उग्रवादियों की मांगों की अपेक्षाओं पर यह खरा नहीं उतरा, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन स्वराज्य और स्व प्रशिक्षण की दृष्टि से इस अधिनियम की प्रशंसा की जाती है और भारतीय संसदीय इतिहास में यह अपने आप में एक नींव का पत्थर साबित हुआ।